हम लोग कर रहे थे डालमिया साहब के केस की बात कर रहे थे, है ना। कल हम लोगों ने डालमिया साहब के केस की बात की थी और उसमें ही कुछ चीजें थी जो आपके प्रीलिम्स में भी आएंगी, मेंस में भी आएंगी, वही हम लोगों ने देखना आज। बस कल कुछ बात हो गई थी, उसी पे चर्चा होनी है आज की भाई साहब की। सो आई टेक यू टू दिस डालमियास केस। These are the these are the this propositions laid down in which case, laid down in the case of डालमिया, रामकृष्ण डालमिया केस। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल कुछ पार्ट किया था। आयशा आप यहां से समझने की कोशिश करेंगे, अगर भूल जाइए पिछली क्लास में नहीं है आप लिए। इन्होंने क्या कहा था? नंबर 1, a law may be constitutional even though it relates to a single individual. It relates to a single individual. एक कानून संवैधानिक हो सकता है even though it relates to a single individual, भले ही ये किसी एक व्यक्ति पर एप्लीकेबल हो, एक व्यक्ति पर एप्लीकेबल हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन से, मैंने कल बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, आज मैं फिर दे रहा हूं। जैसे प्रेसिडेंट पर इफ वी अप्लाई सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन रेगुलेशंस, सर्टेन प्रिविलेजेस ओनली टू द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ए क्लास इन इटसेल्फ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति अपने आप में एक वर्ग हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति है लेकिन उनके लिए भी एक कानून बनाया जाता है क्योंकि उनके स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके साथ एक स्पेशल एक अलग क्राइटेरिया हो सकता है उनके लिए। तो यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द वेदर दिस, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, लिख लीजिए फटाफट। मैं आपको आइडिया देता हूं, पहले भी दे चुका हूं आप लोगों को, पहले तो लिख लीजिए। विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट्स करेक्शन में क्वेश्चन आया था कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि एक व्यक्ति भी, सिंगल व्यक्ति भी एक क्लास हो सकता है अपने आप में। ठीक है, कर लेंगे आप। अब मैं पूछूंगा नहीं आपसे, अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बेफिक्र होकर के लिख दीजिएगा कि सर प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस पे नंबर 2 पर, पिछली बार में ये वाला पहले पॉइंट पढ़ा चुका था मैं। देयर इज ऑलवेज प्रिजम्पशन, इसको देखिए पहली बात। नाउ दिस इज व्हाट, देयर इज ऑलवेज प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द स्टैट्यूट। क्या मतलब है इस बात का? देयर इज ऑलवेज ए प्रिजम्पशन। जैसे आप लोगों ने प्रिजम्पशन देखी होगी इन द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ क्या होती है? प्रिजम्पशन क्या है कि एन accused is presumed to be innocent till he is found guilty, है ना। वो प्रिजम्पशन हुई, एविडेंस एक्ट में हम लोग प्रिजम्पशंस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति के, जब क्रिमिनल लॉ में जैसे हमारी प्रिजम्पशन होती है, जैसे क्रिमिनल लॉ में प्रिजम्पशन होती है, क्या प्रिजम्पशन होती है कि एक व्यक्ति को तब तक इनोसेंट माना जाएगा जब तक कि उससे गिल्ट प्रूव ना हो जाए। तो अब प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है कि वो गिल्टी है ना। इसी तरीके से इफ यू आर चैलेंजिंग, व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू आर चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए लेजिस्लेशन, यदि आप किसी कानून की संवैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है, दिस एक्ट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज वॉयलेटिंग आर्टिकल 14, then what should be the presumption in this case? So lordship has said that there is always a presumption in favor of constitutionality of the statute. ये माना जाएगा कि जो लेजिस्लेचर है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो एक्ट बनाया है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सीए वो चैलेंज है ना, सीड ये कितना प्रोटेस्ट हुआ है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया। या जैसे अब ये जो एब्रोगेशन ऑफ 370 किया गया, तो उस प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन को चैलेंज किया कि दिस इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नाउ व्हाट शैल बी द प्रिजम्पशन? द पर्सन हु इज चैलेंजिंग इट will have to prove that this is unconstitutional and he will have to substantiate his arguments on the basis of that, कि भाई मैं इसे क्यों कह रहा हूं ये है। If the court is convinced, then the court will declare it to be unconstitutional, otherwise it shall be presumed to be constitutional। समझ बता रही है आपको? देखिए ये पेन कहाँ गया मेरा, ये रहा, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं। The burden of proving, इसे कहते हैं burden, the burden is upon him who attacks it,
who the person who is attacking the constitutionality, then the burden is upon him that he should say whether it is arbitrary, that is why it is violating Article 14, whether there is a unreasonable classification, that is why it is arbitrary, and that is why it is violating Article 14. So he will have to prove that कि what is the transgression of the constitutional principles. समझ में आता है आपको? प्लीज लेट मी नो, समझ में आया नहीं है? इस सेकंड दोनों पॉइंट ही है, तो फिर आगे बढ़ते हैं. प्लीज लेट मी नो. हाँ साहब, बहुत बढ़िया. अब देखिए, इट मस्ट बी प्रिज्यूम्ड, इसको समझिए. इट मस्ट बी प्रिज्यूम्ड दैट द लेजिस्लेचर अंडरस्टैंड्स एंड करेक्टली अप्रिशिएट्स द नीड ऑफ इट्स ओन पीपल. ये कह रहे हैं कि ये समझना चाहिए, ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, वेदर इट्स द पार्लियामेंट, वेदर इट इज द स्टेट लेजिस्लेचर, दे आर द इलेक्टेड पीपल. They are coming from the people, they are being elected by the people and they understands the need of the own people. हम लोगों की क्या जरूरतें हैं वो हमसे बेहतर विधायिका समझते, तभी उसने कानून बनाया होगा. That is why there is a presumption in that favor, है ना. Laws are directed, देखिए क्या पढ़िए राइट जरा. This is, and its laws are directed to problems made manifest by the experience and that its discriminations are based on adequate grounds. If the legislature is making some kind of classification, if it is making some kind of classification, if there is a you are saying that it is a discrimination. Suppose the legislature had decided to provide, to confer the reservation on certain class. Suppose reservation is being given to the girls now, है ना. In judicial services there is a reservation, in every government job there is a reservation in favor of girls now. Now boys challenged it before the Supreme Court. They said this is discrimination. This is the discrimination on the basis of gender, है ना. So now this is a discrimination for, but now the court, what the court will presume. कोर्ट क्या समझेगी इसके बारे में? कोर्ट को क्या लगेगा इसके बारे में? कोर्ट ने कहा कि नो, legislature understands and correctly appreciate the need of its own people. विधायिका अपनी जनता, अपने लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको अच्छी तरह समझती है और उन्हीं समस्याओं को उसको दूर करने के लिए यही लॉ बनाती है वो, जो कि उसके एक्सपीरियंस को दर्शाता है, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका तजुर्बा है, उसके अकॉर्डिंगली ही उन्होंने कानून बनाया होगा. तो ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो डिफरेंशिएशन किया गया है बिटवीन द मेल एंड फीमेल, दैट मस्ट बी बेस्ड अपॉन सम एक्सपीरियंस, एंड दैट इज व्हाई we would presume that the act is constitutional. We would presume. This is the initial presumption. You can rebut it. So it means if the presumption is in favor of the constitutionality, then the person who challenging the constitutionality will have to prove with facts and figures. No, suppose giving reservation to girls may be constitutional, but suppose they say the law provides that it is 70%, then it can be challenged because it is now improportional, है ना. So that proportional on the basis of you that we know, sir, though we understand that there has been women has been subjected to the discrimination and there should be parity of this, but still giving 70% of the reservation will be discriminatory against the male population, and that will go against the So on that ground you will have to prove that with all those facts and figures. तो ये मैंने समझाना था आपको कि जो presumption है उसका आधार क्या है. उसका आधार है कि whatever the legislature is doing, that there must be some basis for that. उसके पीछे उनका कोई एक्सपीरियंस होगा और वो अंडरस्टैंड करते हैं अपनी जनता को ढंग से. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. अब इसको समझाने के लिए केवल और केवल लैंग्वेज वाला पार्ट रह गया, वो मैं समझाता हूँ आपको. दिस इज in order to sustain the presumption of constitutionality, the court may take into consideration
मैटर्स ऑफ कॉमन नॉलेज, मैटर्स ऑफ रिपोर्ट, द हिस्ट्री ऑफ द टाइम्स। समझे क्या मतलब इस बात को? अब इसकी बात कर रहे हैं कि अब अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, इन ऑर्डर टू सस्टेन प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ये कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन मैटर्स ऑफ कॉमन नॉलेज। अब आगे की बात करते हैं कि कोर्ट अब जब डिसाइड करेगी, उसको डिसाइड करेंगी इस बात को, जब ये चैलेंज कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज हो गई है, तो फिर कोर्ट के पास वो कौन कौन से मटेरियल को ध्यान में रख सकते हैं, हाउ द विच विल बी गाइड, व्हाट विल बी द गाइडिंग फैक्टर्स फॉर द कोर्ट। कोर्ट को दिशा निर्देश देने वाले, कोर्ट के लिए जो दिशा निर्देश मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे, कोर्ट क्या क्या अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकती है, ऐसे कहते हैं कॉमन नॉलेज, जो आम समझ है उसका यूज कर सकती है कि एग्जैक्टली इस मैटर पर क्या अंडरस्टैंडिंग है। हिस्ट्री पे जा सकती है कि उस समय की जो जिस समय के लिए चल रही है, जैसे सती प्रथा के बारे में बात आई है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, अब तो ऐसे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये जो इस हिस्ट्री हो गई है और ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जितने फैक्ट्स हैं उन सब, कोई एक ऐसा नहीं है कि एक जगह स्टिक हो सकती है कोर्ट इन टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द फैक्ट्स एंड फैक्ट्स ऑफ द केस विल डिसाइड कि एग्जैक्टली वेयर शुड बी द बैलेंस। जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, जो क्लासिफिकेशन है, या वॉट एवर यू आर सेइंग इट इज आर्बिट्रेरी, उसको आर्बिट्रेरी माने या हम नहीं माने, इफ यू इन डिसाइडिंग दैट दिस मैटर्स ऑफ कॉमन नॉलेज, हिस्ट्री एंड अदर एक्ट्स, अदर फैक्ट्स, दैट मे बी द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग फॉर द कोर्ट। समझ में आई बात आपको? पढ़िए जरा। डालमिया केस की बात चल रही है ये। लेजिस्लेचर, नेक्स्ट वन, लेजिस्लेचर इज फ्री टू रिकॉग्नाइज डिग्री ऑफ हार्म एंड मे कन्फाइन इट्स रेस्ट्रिक्शंस टू दोज वेयर नीड इज डीम्ड टू बी द क्लियरेस्ट। इसको छोड़ सकते हैं आप, काम की बातें नहीं है बहुत ज्यादा आपके लिए। इसको भी छोड़िए। हाँ, दिस इज 8 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ये देखिए, द क्लासिफिकेशन मे बी ऑन द बेसिस ऑफ geographical or according to the objects or occupations or the like. There is no limit there is no limit on of the grounds of classification. कोई ऐसी सीमा नहीं है कि क्लासिफिकेशन के लिए आप कहते हैं कि क्लासिफिकेशन इस ग्राउंड पे होगा और दूसरे ग्राउंड पर नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर हो सकता है, एजुकेशन के बेस पर हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इस पर हो सकता है कि वो कि बनाया क्यों गया लॉ, उसके ऑब्जेक्टिव्स पर हो सकता है, ऑक्यूपेशंस पर हो सकता है, जैसे कैसे देयर में भी रेगुलेटरी लॉ ओनली फॉर द एडवोकेट्स, देयर में भी है ही है, सेपरेट लॉ है, एडवोकेट्स के लिए अलग से है, डॉक्टर्स के लिए अलग से है कि नहीं है, उनके रेगुलेशन है ही है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, 3 अब तो उसकी जगह दूसरी संस्था आ गई है। तो दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये, और यहां से क्वेश्चन यू विल सी, और कोई देख ले तो मुझे बताना भी कि हाँ यू हैव सीन इट। द क्लासिफिकेशन मेड बाय द लेजिस्लेचर, क्लासिफिकेशन मेड बाय द लेजिस्लेचर नीड नॉट बी साइंटिफिकली परफेक्ट और लॉजिकली कंप्लीट। पढ़िए दोबारा लाइन, देखिए क्या कह रही लाइन ये। द क्लासिफिकेशन मेड बाय द लेजिस्लेचर, विधायिका के द्वारा किया गया वर्गीकरण, नीड नॉट बी साइंटिफिकली परफेक्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की से बहुत परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लॉजिकली एग्जैक्टली कंप्लीट 100% कंप्लीट हो ऐसी भी आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिकल नाइसिटी एंड परफेक्ट इक्वलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज दिस प्लीज, ये लाइन आती है इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपको असर्शन रीजनिंग में लिख लेना, जो मैं कह रहा हूं आपको। असर्शन रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ऐसी ही लाइनें बताते हैं आप लोगों को। इसको मैं समझाता हूं एग्जैक्टली क्या है ये, यहां पर शायद आप लोग थोड़ा सा फंसो इसमें। देखिए क्या है इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल,
a law providing that 30% seats should be reserved in the law colleges for the girls. ऐसा कोई लॉ है, आप हम लोग केवल एज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ लॉ एंड what is the features of law? That there must be reservation of 30% seat in favor of the. अब कोई कहे why not 31%, why not 39%, why not 40%? What is the basis of 30%? Now is there any criteria कि आपने देखा है कि इस इलाके में कितनी गर्ल्स हैं, what is the population of girls, what is the population of the boys, एंड उनमें भी गर्ल्स में भी कितनी लड़कियां हैं जो लॉ में आने में व्हाट इज द डेटा बिहाइंड दैट. तब ये बात उसका आंसर आएगा कि यू नीड नॉट टू बी दैट मच परफेक्ट इन दैट केस. आपको एक एज ए पॉलिसी लेकर चलना पड़ेगा. वी वांट टू अपलिफ्ट द गर्ल्स, हमने उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है उनको. देयरफॉर at least at this time it is being decided that at least minimum 30% seats should be reserved only for the girls. अब कोई कहीं मैथमेटिकल तरीके से आप यहाँ पर आइए, पूरा डेटा लेकर के आइए, कितने परसेंट व्हाट इज द यहाँ पे जो पॉपुलेशन, उसको क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो है ना, वो क्या है, कितने गर्ल्स हैं, कितना वो है, और ये ऑल इंडिया लेवल पे कैसे अप्लाई कर सकते हो, जबकि सेक्स रेशो यहाँ पर हरियाणा में कम है और वहां पर ज्यादा है. तो अब वो उसमें क्या होगा, एकदम बारीकी में घुस गए आप लोग, साइंटिफिक साइंटिफिक परफेक्शन में चले जा रहे हैं आप. ये दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. इफ यू से 30% इज नॉट लॉजिकली साउंड, इट शुड बी 35%, इट शुड बी 40%, इट शुड बी 50%. And why it should be 50% over India? There are more girls in the northeast. There are very very few girls in the Haryana. This is also. So in that case, you are being trapped in being scientifically perfect, being mathematically perfect. So Lordship said Supreme Court said no. It is not required. Scientifically being perfect is not required. Being mathematically perfect is not required. It does not require mathematical equality of all persons. Mathematical equality नहीं चाहिए यहाँ पर. I hope you understand this. Please let me know. आपको समझ में आई बात या नहीं आई? Please let me know. 1 minute. Please let me know. ठीक, वेरी गुड. स्टेट ऑफ बॉम्बे, देखो कितना जबरदस्त लाइन लेते हैं कई बार ये लोग. वेरी काइंड, आप पढ़िए इस लाइन को. रहा वही बातें हैं, इन सब केसेस को अलग अलग केसेस के उठा करके सारी चीजों को कंपाइल कर दिया गया रामकृष्ण डालमिया केस में. ठीक है, आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में काम आएंगे आपके ये. मेंस में देखो मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा हर जगह इंपॉर्टेंस मिलती नहीं है, लेकिन ये बेस है, आपको समझ में आना ही चाहिए. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स में ही सबसे ज़्यादा फिलॉसफी है. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी देखेंगे आप, तो इट इज़ मैक्सिमम इन द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. और कुछ फिलॉसफी आपको मिलेगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में. उसके बाद से जहाँ से प्रेसिडेंट और ये सब शुरू होंगे, वहाँ से तो फिर भागम भाग है सारी चीज़ों की. फिर तो वो तो बहुत एकदम टेक्निकल चीज़ें हैं सारी, किसका अपॉइंटमेंट, किसका रिमूवल, इस तरीके से है. तो यही चीज़ है जिसमें जान है पढ़ाने की. मुझे मजा भी आता है पढ़ाने में इसको, इसलिए. तो इस लाइन को समझिए आप. इक्वल ट्रीटमेंट डज नॉट मीन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट. आप ये शब्द देख रहे हैं, आयशा मैडम समझ रही हो आप? इक्वल ट्रीटमेंट, आइडेंटिकल ट्रीटमेंट, ये वैसे ही बात समझा रहा हूं जैसे कि अगर जिन लोगों ने मेरी क्लासेस देखी होंगी सेक्शन 34 पर, है ना, कॉमन इंटेंशन, सिमिलर इंटेंशन, व्हाट इज द डिफरेंस, ये वाली बात हो गई है ना. यहाँ पे कह रहे इक्वल ट्रीटमेंट डज नॉट मीन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट. सिमिलैरिटी, देखो 3 शब्द हैं, इनको देखो आप. ये एक हुआ ये इक्वल ट्रीटमेंट. मैं आपको स्क्रीन ही दिखाता हूँ. अब मुझे क्यों देखें अननेसेसरली, क्यों? आप देखिए इसको.
equal treatment, identical treatment, सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी है भाई, किसी को अगर देखने में दिक्कत आ रही है तो देख लेना। और एक है आइडेंटिटी, थोड़ा और कलर देखता हूं मैं, ये चार शब्द हैं अलग अलग, इनको आपको अलग अलग देख लेना चाहिए। आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट, अब देखो क्या है, क्या मतलब है इनका, क्या मतलब है इन बातों का। कह रहे हैं इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट डज नॉट मीन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। आइडेंटिकल और इक्वल में अंतर होता है, सिमिलैरिटी और आइडेंटिटी में अंतर होता है। कैसे? आयशा मैडम मान लीजिए, सपोज कीजिए, इनकी फैमिली हिस्ट्री में जाते हैं हम लोग थोड़ा सा, आई डोंट नो, हम केवल एज्यूम करते हैं आयशा मैडम हमारे ये पहले दिन के मेहमान हैं, फर्स्ट डे शी इज। तो इनकी दो बहनें हैं, इनके पेरेंट्स ने उनके लिए ड्रेस लेकर आए, फाइन। अब अगर एग्जैक्टली रेप्लिकेट हो रहा है, जैसे ट्विंस देखोगे आपने, एग्जैक्टली वही डिजाइन, वही कलर, वही सब कुछ, तो हम क्या कहेंगे, दीज ड्रेसेस आर आइडेंटिकल। आइडेंटिटी होता है एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना, एग्जैक्ट, सही है, आइडेंटिकल हुआ एकदम से वो। और दूसरा केस क्या होगा, ड्रेसेस आई हैं दोनों बहनों के लिए, दोनों बहनों के लिए अच्छी ड्रेसेस हैं, दोनों बहनों के लिए परफेक्ट ड्रेसेस हैं, और लगभग उतनी ही कॉस्ट की है, एक 3000 की है, एक 3100 की है। तो वो क्या हुआ, उस इक्वलिटी तो है, आइडेंटिटी इक्वल ट्रीटमेंट तो हो गया, लेकिन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट नहीं है। अब एक अगर सिस्टर ये कहे कि मुझे तो आपने 3000 की ड्रेस दिलाई है और मेरी बड़ी बहन को आपने 3100 की ड्रेस दिलाई है, तो ये जो डिफरेंस हुआ 100 रुपीज की कॉस्ट में डिफरेंस हो गया, दिस इज नॉट, आपने पार्शियलिटी की है, दिस इज नॉट इक्वालिटी, यू आर वॉयलेटिंग आर्टिकल 14। तो इन दैट केस इफ यू आर डिमांडिंग दैट काइंड ऑफ, that is not equality, that is that in that case you are demanding identical treatment की exact 100% replication चाहिए आपको, that is not required. Equal treatment means similar treatment, you are being given a good dress and accordingly near about that dress is also being given to your sister. तो identity of treatment means मतलब exactly same करें। तो identity of treatment पढ़ लीजिए, इस लाइन को देखिए, समझा दिया मेरे ख्याल से। ये रहा सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज एनफ, नॉट आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट। आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, सिमिलैरिटी इज एनफ। समानता और आइडेंटिटी मींस एक जैसा, एग्जैक्टली एक जैसा। आइडेंटिकल ट्रीटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए, लिखिए, एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए फटाफट प्लीज, दिक्कत तो होगी लिखने में, थोड़ा लिख लेते फिर भी थोड़ी सी, है ना। क्या कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं, आउट ऑफ फॉलोइंग, एक क्वेश्चन बनाते हैं, मैं फ्रेम करता हूं, आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज ओब्लिक आर करेक्ट। निम्नलिखित दिए गए वक्तव्यों में से, वाक्यों में से कौन सा वाक्य या वाक्य सही है। नंबर 1, Article 14 requires equal treatment. Article 14, शिवांशी क्या हुआ, Article 14 demands equal treatment, not the identical treatment. लिख लिया आप लोगों ने, क्या बोला मैंने, Article 14, ये स्टेटमेंट नंबर 1 है। Article 14 डिमांड्स इक्वल ट्रीटमेंट, नोट द आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। ये स्टेटमेंट नंबर 1 हुआ। अब आइए स्टेटमेंट नंबर 2 पर। आर्टिकल 14 डिमांड्स आइडेंटिकल ट्रीटमेंट, नोट द इक्वल ट्रीटमेंट।
इसका रिवर्स कर दिया मैंने अभी। थर्ड, फॉर आर्टिकल 14 identity of treatment is required. For article 14 identity of treatment is required, and next statement, ये है नंबर 4th statement, for article 14 similarity of treatment is required. Similarity of treatment is required. समझे आप बात? अब these are 4 statements. अब इनके फिर A, B, C, D अकॉर्डिंगली वो 1, 2, 2, 3 इस तरीके से 2, 4 करके इसमें ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। नाउ लेट मी नो विच आउट ऑफ 4 दिस स्टेटमेंट, जो मैंने आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट हैं, बताइए मुझे। So basic purpose of your participation in this question is this, कि ये जो स्टेटमेंट है ये मीनिंगलेस नहीं है, यहां से बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन सकते हैं आगे पीछे करके, तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर हम लोगों ने बहुत ढंग से इसको नहीं पढ़ा समझा। तो इक्वल ट्रीटमेंट, आइडेंटिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यू विल बी कंफ्यूज इन द एग्जाम। तो whenever there are such kind of statements, give time, pause yourself, समझिए क्या लिखा हुआ है, और एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से राउंड करके, अंडरलाइन करके, बहुत तसल्ली से 100% श्योर होकर के तब अपने ऑप्शंस को लगाइएगा इसमें। एक्सेप्शन क्या कहा इन्होंने, कैन यू एक्सप्लेन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14? मैडम बहुत लंबा हो जाएगा। आप जो बात कर रही है ना, 3 एक्सेप्शंस है ना। हाँ जी, चलिए देखता हूं मैम उसको ना, आज मैं आर्टिकल 14 को खत्म करने के मूड में हूं, इसका भी एक मैंने रास्ता निकाला है आपके लिए, उसको करेंगे। Next is very important point. There can be discrimination means reasonable classification in the substantive as well as the procedural laws. Article 14 applies to both, and the case law is the state of West Bengal versus Anwar Ali. For the it means what? Both substantive as well as procedural laws can be challenged. तो आर्टिकल 14 will be applicable in both kind of cases. It is not confined to the substantive law as well, only substantive laws. It will be applicable to the procedural laws as well. तो substantive laws as well as procedural laws. Again वही तरीके से आएगा, which out of following statements are correct, इस तरीके से। अभी दीप्ति मैम अगर इसमें मैं आर्टिकल 14 में और घुसूंगा तो अभी तो देखो पूरा का पूरा
क्लासिफिकेशन का बेसिस, ज्योग्राफिकल बेसिस और ये और वो सब हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। या आप लोग ग्रुप पर हैं, है ना, या तो मैं फिर गूगल फॉर्म बना दूंगा कि कौन कौन चाहता है, कौन, हालांकि मैंने अभी काफी पढ़ लिया, कुछ लाइनें अपना आप पढ़ लीजिए आप लोग, और हम लोग उसमें फिर डिस्कशन कर लेंगे, कुछ रहता है तो वैसे देख लेंगे इसमें, है ना। क्लासिफिकेशन सेटिस्फाई द, बस जी ये हो गया आपका, बस 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 बस। तो दीज आर दी प्रपोजिशंस विच वर लेड डाउन इन द केस ऑफ रामकृष्ण डालमिया। अब इससे इसके अतिरिक्त क्या बचता है, आप लोगों ने क्या करना है ना। आर्टिकल 14 में देखो कुछ चीजें मैंने इतने इसके बावजूद भी चीजों को अच्छी तरीके से कराना था मैंने आपको नोट्स लिखवाए थे, है ना। इसमें एक तरीका और मैंने निकाला, आई विल डिस्कस आफ्टर 3 मिनट्स, आफ्टर डिस्कस करूंगा, पहले आपकी क्लास का टाइमिंग ओवर हो जाए तो उसके बाद डिस्कस करूंगा आप लोगों से मैं। इसके बाद में जो बचता है, आप लोगों के केस लॉज बचते थे, है ना, आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए थे, नोट्स बनाने चाहिए आपको, और वो कैसे बनाएंगे आप लोग, आई टेल यू। ऐसे नोट्स आपके बने होने चाहिए सभी लोगों के। हाथ से बनाएंगे तो उससे क्या होता है कि थोड़ा जब लिखते हैं तो काफी चीजें अपने आप भी याद रहती हैं। मैं तो बनाता ही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को बनाने चाहिए नोट्स। कैसे बनाएंगे नोट्स, ऐसे बनाने चाहिए जैसे बता रहा हूं आप लोगों को। ये बनेगी आपकी टेबल, और ऐसे ही बनाइएगा आप लोग। ये होगा आपका सीरियल नंबर, तो 1 2 लाइक ये कंटिन्यू करेंगे 3। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाउ आपके इसमें चैप्टर में कितने केस लॉस आपने बनाए हैं। नाउ भूल करके भी इसको चेंज मत कीजिएगा। नेम ऑफ द केस इधर लिखेंगे आप लोग राइट साइड, और यहां पे लिखेंगे हेल्ड या डिसीजन, जो डिसीजन किया लिया गया इसमें, या कोई स्टेटमेंट है। अब समझ गए आप लोग। अब क्यों कह रहा हूं ऐसा, मैं इसको मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम लोगों को एग्जाम में, ये साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, आप जब प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको क्या दिया जाएगा, आपको सेकंड कॉलम नंबर पे ये जो लाइन, जहां मैं लाइन डाल रहा हूं, ये इट विल बी गिवन ऑटोमेटिकली। तो आपको क्या याद करना होगा, थर्ड कॉलम याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना है ना। सेकंड कॉलम के मटेरियल को पढ़ करके आपको थर्ड कॉलम याद आ जाए। हालांकि आपने याद कर लिया जबरदस्त तरीके से, लेकिन मैं केस लॉस की बात कर रहा हूं यहाँ पर। जैसे अनवर अली केस पढ़ा, के अब्बास पढ़ा, बिट्टू पढ़ा, दुनिया भर के केस पढ़े हम लोगों ने ना, काफी कम पढ़े, लेकिन मैं लिखवाए भी आपको। तो हम कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको शो कर रहा हूं, इसको ऐसे शो करते हैं, ये इसको, इस टेबल को ध्यान रखना। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नोट्स बने हुए हैं, ऐसे मान लीजिए नोट्स बने हुए हैं, और इधर का कॉलम है, थर्ड कॉलम इस साइड है, तो मैं यहां पर साइड में अपना हाथ रख सकता हूं अब इस तरीके से, और सेकंड कॉलम को पढ़ करके मैं देखूंगा कि मुझे थर्ड कॉलम में जो केस लॉ लिखा है वो याद है मुझे या नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में मुझसे थर्ड कॉलम ही पूछा जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस थर्ड कॉलम में जो केस का नाम है वही मुझसे पूछा जाएगा, है कि नहीं है। तो शुरू में ये बड़ा आसान लगता है कि ये सेकंड को तो हमें याद नहीं करना भी, पढ़ करके ये, और उससे फिर हम लोग को लिंक कर लेते हैं किसी भी तरीके से भी, है ना। अनवर अली, सब्सटेंस, ये दोनों, बोथ, इतना भी कर लिया, बोथ एक्सप्रेशंस अनवर अली, बोथ एक्सप्रेशंस अनवर अली, उतने बहुत है उसके। और फिर बाद में धीरे धीरे हम बढ़ते हैं, फिर हम पूरी सेकंड कॉलम को भी रटने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि हमारा मेंस में भी हम लोग उसको फिर लिख पाए कि एग्जैक्टली क्या कहा गया था इसमें। तो नोट्स आपके इस तरीके से, ये साइंटिफिक तरीका है नोट्स बनाने का, इससे नोट्स बनाइए आप लोग। अब नोट्स बनाएंगे कैसे, इसमें आप बहुत सारे केसेस हैं, है ना। इसमें आप लोग क्या करेंगे कि केवल कन्फाइन करेंगे इन दोनों ही कॉलम पर, है ना, इन दोनों ही कॉलम्स में, ये वाले कॉलम पर, है ना। सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को ही पिक करना है। अपनी जो आपकी जैन पांडे साहब की बुक है, केवल आप डीसी, जैसे ये मैं आपको देखता हूं इसमें, वन सेकेंड, जैसे मैं के अब्बास का ही एग्जाम्पल लेता हूं,
अगर के बास को आपने फुल लिखना शुरू कर दिया तो ये आपको पूरा फुल पेज भर जाएगा। के अब्बास के पूरे फैक्ट्स लिखे हैं इसमें, है ना। तो के अब्बास के अगर फैक्ट्स लिखेंगे, अगर फैक्ट्स नहीं है तो वहां पर एग्जैक्टली, है ना, क्लासिफिकेशन बिटवीन द मोशन पिक्चर्स एंड द अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल। इतनी बात लिखनी है हमने डिसीजन के उसमें, जावेद के केस में। तो एग्जैक्टली जो व्हाट वाज द वन लाइनर और मैक्सिमम टू लाइनर डिसीजन, दैट्स इट। रेस्ट आपको इसमें से पढ़ के याद आ जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। जो नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप रेप्लिकेट करने लग जाएं पूरी पूरी टेक्स्ट बुक को, ऐसा नहीं करेंगे आप लोग। ये बात समझे आप लोग। ये बताइए, मेरा क्वेश्चन है, डिड यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द नोट्स? लेट मी नो फास्ट। या किस पे भी कोई कंफ्यूजन है पूछिए जल्दी से। ठीक है, तो मैं आप लोगों के नोट्स, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग नोट्स बनाएंगे और उसकी पीडीएफ फाइल जैसे टीचर को भेजते हैं अपने देखने के लिए, उनके मैं देखूंगा कि कितने लोगों ने भेजी। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म बना के भेजूंगा। गूगल फॉर्म में आपको एक कॉलम होगा जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच कर पाएंगे। जो करता जाए उसमें अपने नोट्स को अटैच करते जाएं, ताकि मैं देखूं, उसको फोटो खींचिए पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबको भेज दीजिएगा। कर लेंगे आप लोग इस तरीके से। तो ये हुआ आपका कंप्लीट। इसमें कंप्लीट इन द सेंस ऐसे नहीं, कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो छूटे हैं इसमें से, लेकिन उसको हम लोग कराने सोचेंगे तो वी नीड 1 वीक मोर फॉर दिस आर्टिकल 14 एंड आई थिंक कि अब टाइम उतना नहीं है। लगभग कुछ केस छोड़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन केसेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, कुछ लाइनें आती हैं टेक्स्ट बुक में, कुछ लाइनें मिलेंगी आपको, लिखा होगा ए डिसीजन ऑफ फार रीचिंग इंपॉर्टेंस। क्या? ए डिसीजन ऑफ फार रीचिंग इंपॉर्टेंस। इस तरीके से उन्होंने उसी के इंट्रो में लिखा होता है। या 3 जज बेंच, ए डिसीजन डिसाइडेड बाय 3 जज बेंच, 5 जज बेंच। तो 3 जज बेंच का मतलब है कि इसको वैल्यू देनी चाहिए इस तरीके के, है ना। तो इस तरीके से आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा पढ़ करके। वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, डिसीजन ऑफ फार गुड इम्प्लीकेशंस, बहुत इस तरीके से आपको उसमें आइडिया लग जाता है ऑटोमेटिक जब पढ़ते हैं उसमें। तो ये हुआ आर्टिकल 14 का पर्पज।